पकौड़े बन रहे हैं? क्या? Sit. What? पकौड़े अच्छे बने हैं। प्यार से जो बनाए हैं। रिश्तों को दो एक नया तड़का, हल्का सा हेलो लाइफ रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के संग। अब लाइफ को कहो हेलो फिर से। जैसा कि आप सभी ने देखा, ये वीडियो स्पॉन्सर है हेलो लाइफ सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल की ओर से। आप इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करके देखिए। अगर आप लोग खाना बनाते हैं तो इस ऑयल को एक बार अपने किचन में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आप लोग किराना शॉप चलाते हैं तो एक बार इस ऑयल को बेच के ज़रूर देखिएगा। जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐड में हमने ऑलरेडी बता दिया है, फिर से बता देंगे आपको कहाँ से ये ऑयल खरीदने का है होलसेल में। बढ़ते हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूँ कौशिक और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कागज़ नगर के कुछ इंपॉर्टेंट समाचार। शुरू करेंगे सबसे पहले सेल कंपनियों के साथ में। जी हाँ दोस्तों, कागज़ नगर एक ऐसा इलाका है जिसके आसपास में बहुत जंगल है, घने घने जंगल है, और इन जंगलों में कई ऐसे गांव हैं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। करीब मेरे जानकारी के अनुसार 335 ग्राम पंचायतें हैं हमारे ज़िले में, जिसमें से करीब करीब 70 गांवों के पास में ना एकदम से मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो। वहाँ के लोगों को मोबाइल का मतलब ही नहीं मालूम। उन लोग अगर फ़ोन करना होता है तो दूर दराज में जाके जहाँ पे नेटवर्क आता है वहाँ से बात करते हैं। सिरपुर मंडल में और कौटाला मंडल में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे तेलंगाना का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का नेटवर्क आता है। रोमिंग में हमेशा उनका नेटवर्क चलता है। इसके अलावा पेचिकलपेट और दहेगांव मंडल में ऐसे गांव हैं जहां पे दूर दूर तक नेटवर्क नहीं है। 4-5 ग्राम पंचायत मिला करके बड़े बड़े मतलब ऐसे एरिया है जहाँ पे ना रोड है ना नेटवर्क है। एक पेचिकलपेट का मुझे याद है किस्सा, जहाँ पे गुंडापल्ली नाम का एक गाँव है, कमरगांव ग्राम पंचायत के अंदर में आता है। एक पेड़ है, उसके ऊपर में लोग चढ़ करके देखते हैं मोबाइल में एक पॉइंट तो आया कि नहीं नेटवर्क का। अगर आया तो वो लोग कहीं पे फोन करके बात करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही एक मुरलीगुड़ा नाम का गांव है जहां पे मुश्किल से आबादी, अगर वहां की आप मान लीजिए 400 लोग हैं, मुश्किल से 70 या 80 लोगों के पास ही मोबाइल फोन है, बाकी लोगों को पता ही नहीं मोबाइल क्या होता है। ये 70-80 लोग भी ऐसे हैं जो कि रोज गांव से निकल करके जो है पेचिकलपेट जैसे इलाके में, बेज्जूर जैसे इलाके में जाते हैं नौकरी करने। वहां पे जो है इनको मोबाइल यूज करना पड़ता है। अपने गांव में इनको मोबाइल मिलता ही नहीं। ये लोग ना यूट्यूब देखते हैं, ना फेसबुक देखते हैं, ना व्हाट्सएप चलाते हैं। तो खबर ये है दोस्तों कि हमारे जो कलेक्टर मैडम हैं, उन्होंने सेल कंपनियों के साथ में बात की है। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में जो है एक समझौता तैयार करवाने की कोशिश की है, जहां पे ऐसे गांवों को जो है ना मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड कराने की जो है कोशिश की जा रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे मैक्सिमम गांव मोबाइल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से ज़माने की बात होगी जब हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता था। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पे ऐसे गांव हैं जो कि आज से करीब 20 साल पीछे रह रहे हैं। अभी भी उन लोगों को मोबाइल का मतलब ही नहीं मालूम है। तो उम्मीद है जल्द से जल्द जो है मोबाइल कंपनियों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है एक अप्रूवल मिल जाएगा और मोबाइल के नेटवर्क खड़े हो जाएंगे। ऐसे भी इलाके हैं दोस्तों जहां पे मोबाइल का टावर बन के रेडी है, बस फॉरेस्ट वाले जो है वहां पे अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से जो है ना ये काम रुका हुआ है। एयरटेल, BSNL, जियो और VI, इन चारों कंपनियों को जो है बुला करके यहाँ पे मीटिंग ली गई है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगली खबर पे जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। SP मैडम जो है नीतिका पंत, उन्होंने कहा है कि इस बार जो है इस बीच में ये महीना जो मार्च का जाएगा, इस पे ट्रिपल राइडिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा केस बनाने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ माइनर राइडिंग के ऊपर भी टारगेट रहेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, स्कूल के बच्चे भी होते हैं जो बाइक लेकर के स्कूल चले जाते हैं, पिताजी की माताजी की गाड़ियाँ उठा करके जो है ड्राइव करने लगते हैं। तो ये एक गुनाह है। 18 साल के होने के बाद ही बच्चों का लाइसेंस बनवाइए, उसके बाद उनको गाड़ी दीजिए। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उसको गाड़ी मत दीजिए, ये कानूनन जुर्म है। बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, आपकी गाड़ी और आपको जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के मालिक को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, गाड़ी सीज हो जाती है कई मामलों में। और एक चीज, अगर आपका बच्चा स्कूटी वगैरह चलाता है जिसके लिए गियर नहीं होता, जिस गाड़ी में विदाउट गियर वाली जो गाड़ी होती है, उसके लिए जो अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आई थिंक 16 साल की उम्र से जो है ये लाइसेंस बन जाता है। तो अगर आपकी बच्ची हो या बच्चा 16 साल का उम्र का हो गया है और स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो फिर आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं उनके विदाउट गियर वाली गाड़ी का लाइसेंस बनाने का, ठीक है ना।
तो ये है नियम दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोगों को पालन करके रखना है स्ट्रिक्टली। अपने घर में भी अपने बच्चों को भी थोड़ा सा ऐसे बचा करके रखना है। हो सकता है आपका बच्चा जिद करे पापा उसको गाड़ी देते, वो दूसरी बात है, वो उनके साथ अपने आप को कंपेयर करने का नहीं। कल के दिन खुदा ना खास्ता कहीं पुलिस वाले पकड़ लिए, आपकी गाड़ी अंदर आप अंदर, तो ये बहुत बड़ा जो है मसला है। इसके ऊपर पुलिस इस महीने में बहुत ज्यादा जो है टारगेट डालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अभी गर्मी आई भी नहीं कि यहाँ पे करंट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे करंट जो है गर्मियों में ज्यादा चलता है। ढेर सारे कूलर, एसी, पंखे, सब कुछ, फ्रिज की कैपेसिटी जोर कर दी जाती है और बहुत सारी चीजें जो है अचानक से काम करने लगती है। बच्चे घर पे होते हैं छुट्टियों में तो टीवी चलते रहता है, दिन भर मोबाइल चार्जिंग पे रहता है। तो जनरली ऐसा है कि गर्मियों के टाइम पे जो है ना करंट का कंजम्पशन बढ़ जाता है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया दोस्तों। फरवरी महीने में ही जो है बहुत एनर्जी यूज हो गई। जो मिला है आंकड़ा उसके अनुसार इस फरवरी के महीने में ही 19,900 मेगावाट की बिजली जो है ना हमारे कोमराम भीम जिले में इस्तेमाल की गई है। जी हाँ, इस बार 1737 मेगावाट बिजली ज्यादा बढ़ के आई है। मतलब हर महीने क्या होता है, 17,000 से 18,000 मेगावाट का खर्चा हमारे जिले में होता है। इस बार 19,900 ये टच हो गया, फरवरी में रिकॉर्ड टूट गया। उम्मीद है कि मार्च अप्रैल मई में तो 20,000 22,000 मेगावाट का जो है यहाँ पे कंजम्पशन जाने वाला है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो हमारा पावर प्लांट है वहां से क्या 20,000 मेगावाट हमारे जिले के लिए आ पाएगा। क्या गवर्नमेंट इसको जो है मतलब सेट कर पाएगी, क्योंकि हमारे जिले में ये हाल है तो सोचिए मंचिरियाल में क्या होगा, हैदराबाद में क्या होगा, है ना। तो देखेंगे क्या तेलंगाना सरकार हमारे पावर की जो जरूरत है उसको पूरा कर पाएगी या नहीं। స్వచ్ఛతను ఆరోగ్యాన్ని ప్రతి ఇంట్లో పంచుదా అందుబాటులో 500 ml 1 లీటర్ 5 లీటర్ 13 kg 15 kg లభించును. హలో లైఫ్ ఆరోగ్యం రుచి ప్రతిరోజు మీ దగ్గర ఉన్న స్టోర్స్ లో లభ్యం. మరిన్ని వివరాల కోసం ఇప్పుడే సంప్రదించండి. సోనీ ట్రేడింగ్ కంపెనీ కాగజ్ నగర్. ఫోన్ నంబర్ 8099151617. अब बढ़ते हैं अगली खबर पे जो कि आ रही है अतिक्रमणकारियों से जुड़ी हुई। जी हाँ, अतिक्रमणकारी किसको कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अचानक से सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेता है या वहां पे अपना जो है एक एस्टैब्लिशमेंट बना लेता है। तो ऐसे लोगों को अतिक्रमणकारी कहा जाता है। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप जो फोटो देख रहे हो वो फ्लाईओवर के पास की है। वहां पे क्या है, रोड के ऊपर एक बंदा आता है, वहां पे अपना फ्रूट का जूस का स्टॉल लगा करके जूस बेचना चालू कर देता है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो जूस बेचना एक बिजनेस है, फ्रूट बेचना एक बिजनेस है, और बिजनेस जो है वो दुकान के अंदर में करना चाहिए, रोड के ऊपर में नहीं। लेकिन इंडिया तो इंडिया है ना, यहाँ पे रोड के ऊपर भी धंधे बहुत होते आ रहे हैं। लेकिन बाई लॉ ये जो बात है ये एक अतिक्रमणकारी कहा जाएगा ये बंदा। क्यों? ये विदाउट एनी परमिशन रोड के ऊपर ही जो है विदाउट पेइंग एनी टैक्स अपना बिजनेस चलाया जा रहा है। अब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए कागज नगर के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने क्या किया है, इन लोगों को नोटिस जारी किया है कि आप लोग अब रोड पे मत अपना दुकान लगाओ, किराए का दुकान ले लो, वहां पे शिफ्ट हो जाओ, खुद का जो है अपने घर के आसपास में लगाओ, जो भी करो, लेकिन रोड खाली करो। रोड सरकार की संपत्ति है, ट्रैफिक का बड़ा परेशानी हो रहा है कागज नगर के रोड पे, इसीलिए रोड खाली करो। ऐसे करके उन्होंने जो है नोटिस दे दिया है। अगर ये दुकान वाले इस बात को सुन लिए, मान लिए तो ठीक बात है, अदरवाइज मेरे ख्याल से इस पे कार्रवाई होगी। मतलब इन लोगों को जबरदस्ती यहाँ से पुलिस के थ्रू और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के थ्रू ये सारी दुकानों को रोड पे से हटाया जाएगा। उस टाइम पे होगा क्या, हो हल्ला होगा कागज नगर में, मार्केट में एकदम से, मतलब लोग चीख पुकार करेंगे कि भैया हम गरीब आदमी, हम किधर जाना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, पब्लिक गवर्नमेंट की नहीं सुनती, गवर्नमेंट पब्लिक की नहीं सुनती, दोनों जब आमने सामने आते हैं तो यही सारी चीजें होती हुई दिखाई देती है ना। अब इसमें किसकी क्या गलती है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं और ना ही किसी को मैं यहाँ पे अपने तरफ से जो है क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं दोस्तों छठवीं खबर पे जो कि आ रही है राशन से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा पिछले साल बारिश के सीजन में क्या हुआ था, एक ही साथ में 3 महीने का राशन दे दिए थे, है ना याद। बोले थे कि बारिश का सीजन इस बार धूम होने वाला है, ऐसे मौके पे लोग बारिश में राशन लेने आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे पता नहीं। ऐसे में एक साथ में 3 महीने का राशन बांट दिया गया था। इस बार फिर से वही चीज गर्मी में होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, अगले महीने अप्रैल महीने के अंदर में क्या करेंगे, सरकार जो है एक ही बार में 3 महीने का राशन दे देगी, ऐसा एक प्लान किया जा रहा है। इससे जुड़े अभी तक कोई मतलब ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑफर्स नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही ये आ जाएगा, ये बात पक्की होने वाली ही है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। वैसे बताया जा रहा है कि एक ही साथ में जो है ना 3 महीने का जो है यहाँ पे राशन दे दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 7वीं और आखिरी खबर पे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसको मिस मत कीजिएगा। कागज नगर म्यूनिसिपैलिटी में और आस पड़ोस के गांव के इलाकों में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कम से कम 100 दिनों का कार्यक्रम तो हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, सरकार ने एक प्रगति प्रणाली का नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ये प्रोग्राम होगा 99 दिनों का, 99 डेज का। क्या होगा 99 दिनों में, आइए आपको एक एक करके विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को है ना आप लोग तसल्ली से देखिए, पूरा जरूर देखिए और साथ ही साथ शेयर करके बताइए लोगों को कि आने वाले 99 दिनों में क्या होने जा रहा है हमारे एरिया में। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आज जो है हर वार्ड में, कागज नगर के हर वार्ड में उनके काउंसिलर और कुछ लोग जो है मिल करके शपथ लिए हैं। और न सिर्फ कागज नगर टाउन में बल्कि गांवों में भी इसको जो है शुरू किया जा रहा है। सरपंच और कुछ लोगों को लेकर के शपथ लिया जाएगा कि तेलंगाना सरकार आने वाले 99 दिनों के लिए जो कार्यक्रम तय की है, हम सभी मिलकर जो है उस कार्यक्रम को पूरा करने में सरकार की मदद करेंगे। ये जो है अभी शपथ लिया गया है, जा रहा है, ये प्रोसेस में चल रहा है। क्या होगा, मार्च के 6 तारीख से 15 तारीख तक जो है ना, 6 तारीख से 15 तारीख तक साफ सफाई के ऊपर अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कचरा उठाना, साफ करना और इम्पोर्टेंटली चीज है, आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को 2 डस्टबिन दिए गए होंगे एक जमाने में, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। उसके बाद सरकार ने कभी भी डस्टबिन दी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये आदत रखना है कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करके रखना है, ठीक है ना। आपको ये आदत बना के रखनी है। आपके पास जो सफाई वाले आते हैं कर्मचारी, वो लोग कचरे को कैसा भी ले जाने दीजिए, वो उनकी गलती है। आपको अपनी ड्यूटी करना है, हमेशा घर में कचरा जो है गीला और सूखा अलग अलग रखना है। गवर्नमेंट आपको डस्टबिन नहीं देती, परवाह नहीं, आप खुद खरीद करके लाइए अपने घर के लिए। 2 डस्टबिन लेके आइए, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर में क्या कीजिए, गीला वाला कचरा रखिए, ब्लू कलर में क्या कीजिए, सूखा वाला कचरा रखिए। आपका घर का जो कचरा है, मतलब जैसे आपका किचन का कचरा हो गया, उसमें बहुत सारी गीली गीली चीजें होती है, बाथरूम का कचरा हो गया, ये सारी चीजें ग्रीन वाले डब्बे में डालिए। जो सूखे सूखे कचरे होते हैं, जैसे कि पेपर वेस्ट हो गया या फिर कोई ऐसे पुरानी चीज हो गई निकली हुई शेल्फ रैक में से, ये सारी चीजों को क्या कीजिए, ब्लू कलर के डब्बे में डालिए, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है, सरकार करे या ना करे, आपको ये आदत बना के रखनी है। हम जो आज देखते हैं ना, भारत के जो सबसे साफ शहर है, इंदौर है, भोपाल है, हाँ, ये सारे शहर साफ क्यों है? वहां पे ये कचरा मैनेजमेंट हर द्वार पे होता है, हर घर में होता है। उन लोगों को ये चीज की आदत है। जब इंदौर वाले दिल्ली जाते हैं, वहां पे भी उन लोग यही आदत फॉलो करते हैं। बात क्या होती है, वहां की म्युनिसिपैलिटी ये आदत मान के चलती है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जब म्युनिसिपैलिटी फेल हो जाती है ना, हाँ, ये कचरे को सेग्रीगेट करने में, तब क्या होता है, वो म्युनिसिपैलिटी कचरा बनना शुरू कर देती है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले चंद्रपुर गया था, वहां पे देखा म्युनिसिपैलिटी जो है ना, गाड़ी जो जाती है उसमें ग्रीन कलर अलग कचरा होता है, ब्लू कलर का अलग कचरा होता है, साथ में एक छोटा डब्बा होता है जिसमें मेडिकल वेस्ट भी रखते हैं, मतलब टूटे हुए इंजेक्शन, सिरिंज वगैरह वगैरह जो मेडिकल से जुड़े हुए वेस्ट है ना, वो सुई लगा ली और जो उसका आपका कपास बचता है, छोटा सा रुई, वो भी जो है अलग से एक व्हाइट कलर के डब्बे में वो लोग जमा करते हैं। और इसको अलग करते हैं, वहां पे जो कचरा जमा करने वाला एरिया है ना दोस्तों, वहां पे इनको अलग करके ही रखा जाता है और उन कचरे से ये लोग जो है कुछ ना कुछ रिसाइकलिंग करके बनाते रहते हैं और एक बहुत बढ़िया चीज जो है उनकी तैयार हो जाती है। वो लोग कचरे से पैसा भी कमाते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ क्या होता है, वो कचरे वाली गाड़ी आती है, सफाई वाले भैया हमारे घर से कचरा लेते हैं और सब मिला के कुप्पा कर देते हैं। वो जाता कचरा जहाँ पे फेंकते हैं हम लोग बलगाल वाले इलाके में, वहाँ सब एक जगह कुप्पा पहाड़ जैसा जमा हो जाता है, सबको अंगार लगा लेते, धुआं धुआं हो जाता। बहुत वेस्ट मैनेजमेंट कागज नगर टाउन का पूरी तरीके से वेस्ट है। अगर आप लोग ये वीडियो गांव से देख रहे हो, किसी नजरुल नगर या फिर रविंद्र नगर जैसे गांव से देख रहे हो, तो आपके पास चांस है। आपका गांव छोटा सा होता है, 2-3 हजार लोगों की आबादी वाला एक छोटा छोटा गांव होता है। आप चाहे तो आपके गांव में ये चेंज ला सकते हो। वहां पे कचरा सेग्रीगेट करके रखने का काम आप कीजिए, आपके पंचायत ऑफिस वालों को भी करवाइए, उन लोगों को बताइए। ट्रैक्टर लेके आ गए तो नहीं होता, आपको कचरा अलग अलग करके रखना है, तो इसकी व्यवस्था कीजिए। कितने दिन नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो भी हो, मार्च 6 से 15 तारीख तक जो है ना, ये साफ सफाई पे फोकस रहेगा। उसके बाद क्या होगा, सीधा अप्रैल 6 तारीख को प्रोग्राम शिफ्ट होगा। 6 तारीख से 11 तारीख तक हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर में जो है ना कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। जैसे कि जो अभी गर्भवती माताएं हैं, उन लोगों का जो है कुछ कैसे उन लोगों की सेवा करना है, वो सब सिखाया जाएगा। फिर जो है ना, मतलब बच्चे जो पैदा होते हैं नए नए, उनकी सेफ्टी कैसे रखना है, उन लोगों को टीका वगैरह कंप्लीट करा के रखना है। फिर घर में ही साफ सफाई ऐसे रखना है जिससे कि आपको डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी ना पड़े। ये सारी चीजें जो है ना हेल्थ से रिलेटेड जो है, ये सारी अप्रैल 6 तारीख से 11 तारीख तक चलेगी। ये हो गया दूसरा कार्यक्रम।
इसके बाद अप्रैल में 13 तारीख से 18 तारीख तक जो है ना फोकस गाड़ियों पे रखा जाएगा। सफाई हो गई, हेल्थ हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट होगा गाड़ी। आपको गाड़ी लेके अगर घर से निकले तो जिंदा वापस लौटना है। अराइव अलाइव, मतलब यू हैव टू अराइव अलाइव। ओके, तो आपको ऐसे चलाना है गाड़ी, डिफेंसिव चलाना है, ज्यादा स्पीड नहीं भगानी है, हेलमेट पहनना है अगर आप लोग हाईवे पे जा रहे हो तो, फिर आपके गाड़ी के कागज वगैरह रखना है। ये सब हम लोग ऑलरेडी हमारे न्यूज के दूसरे वीडियोज में भी चर्चा करते रहते हैं, आपको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है हमें। जो भी हो, तीसरा कार्यक्रम गाड़ियों पे रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद अप्रैल 20 तारीख से 25 तारीख तक जो है ना ये वेलफेयर स्कीमों के ऊपर कार्यक्रम रखा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है इसी टाइम पे जो है ना आपका नया राशन कार्ड का लिंक खुलेगा, आपके पेंशन का लिंक भी शायद इस टाइम पे खुलेगा। तो सरकार द्वारा दी जा रही जितनी भी सुविधाएं हैं, स्कीम है, उनके बारे में जो है ये 20 तारीख से 25 तारीख अप्रैल में बताया जाएगा। ये हो गया चौथा कार्यक्रम। तो आपको क्या करना है, एक नागरिक होने के नाते खुद भी सरकार की दी हुई स्कीमों का फायदा उठाना है और जो जरूरतमंद है उनको हेल्प भी करना है कि भैया आप इस स्कीम का फायदा जरूर उठाइए। साफ सफाई हो गई, हेल्थ हो गया, गाड़ी हो गई, सरकारी स्कीम हो गई। नेक्स्ट प्रोग्राम जो रहेगा वो अप्रैल 27 तारीख से मई 2 तारीख तक चलेगा। इसमें टारगेट होंगे बच्चे लोगों का ख्याल कैसे रखना है, उन लोगों को बड़ा कैसे करना है, उनकी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। हाँ, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं 7-8 क्लास में पढ़ने वाले, वो लोग नशे के शिकार ना हो, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नशे पे भी कार्रवाई की जाएगी। नशेड़ी गंजेड़ियों पे भी जो है ना इनको ढूंढ के इन पे कार्रवाई की जाएगी। अप्रैल 27 तारीख से मई 2 तारीख तक चलेगा। ये हो गया छठवां कार्यक्रम। इसके बाद अगला कार्यक्रम जो आएगा ये आएगा मई के 4 तारीख से 9 तारीख। इस पे फोकस होगा किसान पे। जी हाँ दोस्तों, किसान लोगों को कौन कौन सी स्कीम का फायदा देना है, किसान लोगों को कैसे जो है मदद करना है कि कैसे खेती आप लोग की इंप्रूव की जा सके। हाँ, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है किसानों से जुड़ी हुई, ये सारी चीजों को जो है ना बताया जाएगा मई के 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में। ये प्रोग्राम ये हो गए। 7वां प्रोग्राम जो है वो होगा आपका मई 11 तारीख से 16 तारीख तक। ये होगा एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चे लोगों को पढ़ाना, पढ़ाई के बाद में 10th अगर वो लोग पढ़ लिए हैं तो उसके बाद क्या कराना, इंटर कराना कि ITI कराना कि पॉलिटेक्निक कराना। उसके बाद में उन लोग जो स्ट्रीम ले रहे हैं वो स्ट्रीम बच्चे आपकी दबाव पे ले रहे हैं या बच्चे अपने मन से ले रहे हैं, कैसे उन लोगों को तैयार किया जाए नेक्स्ट इंटर पढ़ने के लिए या पॉलिटेक्निक या ITI पढ़ने के लिए। फिर उनका ग्रेजुएशन कैसे होगा, बीटेक होगा या BSc होगा, BCom होगा, फिर मास्टर्स कैसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा जो है हमारा जिला बनना है, ये टारगेट रहेगा। तो ये एक चीज के ऊपर में फोकस है दोस्तों। याद रखिएगा, कागज नगर के पास में एक अच्छा पॉइंट ये है, आसिफाबाद में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। हमारे जिले में इंजीनियरिंग को लेके उतनी तो वो नहीं है, स्कोप नहीं है, लेकिन मेडिसिन को लेके हमारे पास स्कोप है। आसिफाबाद में हमारे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कागज नगर में अभी बीटेक आना बाकी है और BSc एग्रीकल्चर आना बाकी है। बाकी जो है ओपन यूनिवर्सिटियां यहाँ है ही है। यहाँ पे जो है आपके अलग अलग प्रोफेशन के डिग्रीज तो है ही, BSc BCom वगैरह, और आपका बीटेक आना एक बाकी है। ITI भी है, पॉलिटेक्निक नहीं है। ITI एक प्राइवेट ITI है यहाँ पे जो कि बेलमपल्ली से कनेक्टेड है, एक्चुअली उनका ब्रांच कागज नगर में है। और जो है यहाँ पे मेडिसिन की एक अच्छी व्यवस्था है। नर्सिंग के लिए भी इंटरमीडिएट लेवल का वोकेशनल कोर्स यहाँ पे मौजूद है। तो मई 11 तारीख से 16 तारीख तक जो है ना एजुकेशन पे फोकस रहेगा। और मई 18 तारीख से 23 तारीख तक जो है ना फोकस आएगा युवाओं पे, खेलों पे। कागज नगर खेल के मामले में तो अच्छा है। टाउन में जो है हमारे क्रिकेट बहुत जोरदार चलता है, बॉक्सिंग बहुत जोरदार चलता है, और रूरल एरियाज में खास तौर पे बंगाली विलेजेस में फुटबॉल बड़ा जोरदार चलता है। कबड्डी वगैरह जो है तेलुगु विलेजेस में बड़ी जोरदार चलती है। तो यूथ एंड गेम्स एक्टिविटीज के ऊपर में जो है ना अच्छा फोकस रहेगा मई के 18 से 23 तारीख तक ये प्रोग्राम है। इसके बाद मई के 25 तारीख से 30 तारीख तक क्या होगा, महिलाओं के ऊपर फोकस रहेगा। महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं के हेल्थ के लिए, महिलाओं के बिजनेस कैसे बढ़ा सके, इसके लिए जो है काम किया जाएगा इन 5 दिनों में। और आखिरी प्रोग्राम जो है ना दोस्तों वो जनवरी के 1 तारीख से 12 तारीख तक होगा, जिसमें पर्यावरण के विषय में बातचीत की जाएगी। जो पौधे लगे हैं वो उगे कि नहीं उगे तो कैसे फिर से लगाना, फिर उसको उगाना। मैं एक चीज देखा हूं दोस्तों, मैं परसों गुजर रहा था कहाँ पे, अपने रामकृष्ण मिशन से राम मंदिर के तरफ सरसिल्क में RB रोड पे गुजर रहा था मैं। वहां पे मैं एक चीज इंटरेस्टिंग देखा, रोड के दोनों तरफ जो पौधे लगे हुए थे, आज से 2-3-4 साल पहले शायद उसको जो है लगाया गया था, बढ़ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है दोस्तों। उस एरिया के लोगों ने इन पौधों को बचा के रखा है।
रोड के दोनों तरफ मैंने देखा कि पौधे उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनकी जो है सुरक्षा हो रही है। जो एक समय पे पौधे लगाए गए थे वो पेड़ बन रहे हैं अभी। तो आपके इलाके में भी ये चीज हो रही है कि नहीं, नोटिस कीजिए। पौधे तो करोड़ों करोड़ पौधे लग रहे हैं, नर्सरी से करोड़ों पौधे निकाल रहे, खोद रहे गड्ढा, उसमें पौधे डाल रहे, लेकिन वो पौधे बढ़ रहे कि नहीं, ये चीज देखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। और पौधे ही नहीं, पर्यावरण में पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपन लोग पानी बचा रहे कि नहीं बचा रहे, इसके ऊपर फोकस डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल बोर वाटर के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट हर किसी के घर में बोरवेल खुद रहा है या खोदने की प्लानिंग चल रही है। बोर वाटर ज्यादा हो गया है, जमीन के नीचे से पानी निकाल के खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो वापस इसको जमीन में कैसे डालना, बारिश हुए जब बारिश का पानी जमीन में कैसे जाना, ये सारी चीजों को लेके एक एक घर वाले थोड़ा थोड़ा भी काम किए तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। कागज नगर में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भगवान के दया से हम लोगों को पीने के लिए पेद्दावागु का पानी मिलता है जो कभी नहीं सूखता। याद रखिए, एक बार को गोदावरी में पानी सूख जाएगा लेकिन अपने पेद्दावागु में कभी नहीं सूखता, ये याद रखिए। बहुत अच्छी नदी के किनारे हम लोगों का शहर और गांव बसा हुआ है। जो भी हो, आप लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो है 99 दिनों तक काम चलेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं थोड़ा लंबा करके विस्तार से बताने की कोशिश किया कि आने वाले 99 दिन सरकार क्या करने जा रही है। तो इस चीज को शेयर करके दूसरे लोगों को भी बताइए। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखा तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज आप लोगों से प्रार्थना रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सभी को इसके बारे में बताइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार।